हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। और आज इस लेक्चर में हम लोग इरिगेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी को वीडियो नहीं दिखाई देगी, कुछ इश्यू है, लेकिन उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे पिछले लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था, कवर किया था, देख सकते हैं, जैसे जिसमें हम लोग फील्ड कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और डेप्थ ऑफ वाटर का कैलकुलेशन सीखे थे कि डेप्थ ऑफ वाटर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ कैनाल। राइट। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट प्रॉपर कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ने हैं, डिटेल्ड क्लासेस लेनी है सभी सब्जेक्ट की, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। ज्वाइन करने के लिए सिंपली ऐप डाउनलोड करना है आपको अपने फ़ोन में, और उसके बाद इसमें Y293 इस कूपन कोड का यूज़ करके इसको डिस्काउंट प्राइस में आपको परचेज करना है, जिसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट, हर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की, चाहे एसएससी जेई की बात करूं या फिर अदर स्टेट के जेई के एई के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के क्लासेस, यूपीपीसीएल, यूपीपीएससी, एई, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आपके, अदर स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, उत्तराखंड के, राजस्थान के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, सभी एग्जामिनेशन के इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें टेक्निकल की क्लासेस एज वेल एज नॉन टेक्निकल की क्लासेस सारी की सारी इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये गाइज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ कैनाल। राइट। तो आप लोग को भी हेडिंग लिखना है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल। देखिए, कैनल डिज़ाइनिंग में इस पूरे के पूरे डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैनल का सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है, वो किस तरीके से वर्क करता है। स्पेशली बात कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मेन कैनाल एक होता है, मेन कैनाल को हम लोग कनेक्ट करते हैं ब्रांच कैनाल से, ब्रांच कैनाल के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर्स, इस तरीके से कैनाल का नेटवर्क बना होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी, इसके बाद फिर माइनर्स होगा, माइनर्स के बाद आपके पास फील्ड कैनाल होते हैं जो फील्ड में डायरेक्टली पानी को ले जाते हैं, या वाटर कोर्स बोलते हैं। ठीक है, फील्ड तक पानी पहुंच रहा है। तो ये सिस्टम जो है ये किस तरीके से वर्क करता है, इनको रेगुलेट कौन सा डिपार्टमेंट करता है या किसके अंडर में आता है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखना है आपको, डिज़ाइन ऑफ कैनल सिस्टम। अब जिसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है कैनल सिस्टम को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये 3 बाइफर्केशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं 2 कैनाल, कौन कौन से, मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल। प्राइमरी सिस्टम के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, कौन कौन से, मेन कैनाल एंड सेकेंड वन इज ब्रांच कैनाल। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा दी जाती है और ये हमारे डायरेक्टली रिवर सोर्स या वाटर सोर्स से अटैच होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर्स, और लास्ट जो है हमारा थर्ड वन जिसको टर्सरी बोला गया। टर्सरी सिस्टम के अंतर्गत ये 2 आते हैं, फील्ड कैनाल एंड वाटर कोर्स। तो फील्ड कैनाल और वाटर कोर्स, इसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इस पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसमें 3 भागों में सिस्टम को बांटा गया है, इस पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को हम किसी एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वाराबंदी सिस्टम। ठीक है, टर्न फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वाराबंदी सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना है कि जो पहले ये लिख लेते हैं इस पॉइंट को, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम है ना, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मैनेज करता है कौन, कंट्रोल करता है कौन, स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल करता है। ये किसी स्टेट में, जिस स्टेट में होंगे वहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये कंट्रोल होता है जिस भी स्टेट में होगा। और ये जो टर्सरी वाला है जिसमें फील्ड कैनाल आता है या वाटर कोर्स आता है,
ये फार्मर्स जो किसान होंगे, फार्मर्स होंगे, उसको ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनके एरिया में जाएगा तो वही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, इसको जैसा मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको वाराबंदी सिस्टम या फिर टर्न फिक्सेशन, वाराबंदी टर्न फिक्सेशन लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड वाराबंदी सिस्टम। वाराबंदी सिस्टम, इसको वाराबंदी सिस्टम बोलते हैं या फिर टर्न फिक्सेशन बोलते हैं। वारा का मतलब होता है टर्न एंड बंदी का मतलब फिक्स्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको टर्न फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब तो ये तो हो गया कि कैनाल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके का दिखाई देता है, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेटवर्क का। लेकिन समझना ये भी बहुत ज़रूरी है कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें कैनाल का ओरिएंटेशन, कैनाल को किस जगह पे बनाया जाता है, अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, कैनाल का अलाइनमेंट कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कैनाल अलाइनमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। तो हेडिंग लिखिए बेस्ड ऑन अलाइनमेंट। Based on alignment, there are three type there are three type of canal। कैनाल, तीन टाइप के कैनाल होते हैं अलाइनमेंट के बेसिस पे, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा रिज लाइन कैनाल, वाटर शेड कैनाल, है ना, साइड स्लोप कैनाल, कंटूर कैनाल। तो सबसे पहला इसमें जो है फर्स्ट वन, सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें जो फर्स्ट वन है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड, वाटर शेड कैनाल। दूसरा जो है सेकंड, सेकंड जैसे कि आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो लिख लीजिए, कंटूर कैनाल, कंटूर लाइन तो सुना ही होगा, कंटूर कैनाल। एंड थर्ड वन इज साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। ये तीन टाइप के कैनाल हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट, कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन सा वाटर शेड कैनाल होता है, कौन सा कंटूर कैनाल होता है। अच्छा, वाटर शेड कैनाल को रिज लाइन कैनाल भी बोलते हैं, ये वाटर शेड है ना, रिज लाइन कैनाल भी बोलते हैं। रिज लाइन कैनाल भी बोला जाता है इसको, वाटर शेड को। अब ये रिज लाइन क्यों बोला जाता है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिज लाइन। ठीक है, जैसे मान लो कोई एरिया रहेगा इस तरीके से, अनडिवलेटेड एरिया है। अब इसकी जो टॉप मोस्ट लाइन होगी, मान लो सपोज करो ये इसकी टॉप मोस्ट लाइन है, यहाँ से एक पास होता हुआ अगर कैनाल हमने बना दिया इस लाइन के अलाउंग, ये टॉप लाइन है, यहाँ से पास होता हुआ एक कैनाल इस तरीके से बना दिया, अगर जो टॉप मोस्ट लाइन से पास होता हुआ जा रहा है इस तरीके से, इस पूरे एरिया का टॉप है, टॉप पॉइंट है, तो यहाँ से कैनाल अगर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिज लाइन। ठीक है, इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। फायदा एक तो ये है कि इसमें जब भी आपको पानी को डाइवर्ट करना होगा, पानी को छोड़ना होगा, तो दोनों डायरेक्शन में वाटर को छोड़ सकते हैं, इधर भी पानी जा सकता है और दूसरे डायरेक्शन में भी पानी छोड़ सकते हैं। दोनों साइड में स्लोप रहेगा, ये टॉप लाइन है तो इसका मतलब दोनों साइड में वाटर को हम आसानी से भेज सकते हैं। इसलिए इस कैनाल में दोनों साइड इरिगेशन होता है, इसलिए एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज क्या है,
कोई भी रिवर ऐसी नहीं होगी, कोई भी नदी ऐसी नहीं होगी जो इसको काटते हुए, कोई भी रिवर ऐसी नहीं होगी जो इसको क्रॉस करते हुए फ्लो करे। मतलब ऐसी नदी तो देखा नहीं होगा आपने, नीचे से ऊपर जा रही है फिर ऊपर से नीचे आ रही है। इसलिए यहाँ पे सीडी स्ट्रक्चर, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं आती। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जब कोई नेचुरल रिवर किसी कैनाल को क्रॉस कर रही है, वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जिससे कि आसानी से पैसेज हो सके। इसलिए यहाँ पे रिज लाइन कैनाल में कोई भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं आती है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वाटर शेड या रिज लाइन कैनाल में, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जैसे लिखा था फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिख देते हैं। वाटर शेड कैनाल हेडिंग लिख लो मन करे तो। वाटर शेड कैनाल, राइट। तो ये वाटर शेड कैनाल में कुछ पॉइंट्स, जैसे सबसे पहला पॉइंट, इरिगेट ऑन बोथ द साइड। इरिगेट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में इरिगेट करेगा। इट कैन इरिगेट ऑन बोथ साइड। बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में इरिगेट कर सकते हैं। नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं बनेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सीडी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये फायदा होता है वाटर शेड कैनाल का, ठीक है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर शेड कैनाल के, वो आप लोग लिख सकते हैं। इसी को हम लोग रिज लाइन कैनाल भी बोलते हैं, और इसको प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे दोनों साइड इरिगेशन होता है। अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिकल और प्रेफरेबल कौन सा है, तो रिज लाइन या वाटर शेड कैनाल आप बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है कॉन्टूर कैनाल, वो क्या है, उसमें क्या खासियत है उसकी। कॉन्टूर कैनाल, अब कॉन्टूर कैनाल में देखो यार, कॉन्टूर कैनाल बड़ा ही बेसिक सा है, सिंपल सा। जैसे कॉन्टूर लाइन क्या होती थी, उन लाइन को कॉन्टूर लाइन बोलते थे जिनका एलिवेशन बराबर होता था कहाँ से, मीन सी लेवल से, जिनका आरएल बराबर होता था, इक्वी आरएल लाइन। जैसे मान लो ये एमएसएल है, दिस वन इज एमएसएल मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से इसके हर एक पॉइंट क्या है, बराबर दूरी पे है, बराबर ऊंचाई पे है। तो इस लाइन को हमने क्या बोल दिया था, कॉन्टूर लाइन या इक्वी आरएल लाइन या कॉन्टूर लाइन लिख देते हैं, करेक्ट। तो ऐसा कैनाल जो सेम एलिवेशन पे बना हो, मान लो एक कैनाल बना हुआ है इस तरीके से, तो इसका मीन सी लेवल से, इस कैनाल का मीन सी लेवल से क्या है, सेम ऊंचाई पे, एलिवेशन क्या है, सेम है। एमएसएल मान लो यहाँ पे कहीं समुद्र लेवल, समुद्र की ऊंचाई सी लेवल है, तो इस कैनाल की जो ऊंचाई है वो मीन सी लेवल से बराबर है। और एग्जांपल और अच्छे से दूसरा फिगर दिखाऊं मैं आपको, तो जैसे मान लो कि कोई हिली एरिया है इस तरीके से, और यहाँ पे एक कैनाल बना हुआ है इस तरीके से, हिल के चारों तरफ इस तरह कर्व में घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एक सेम लेवल पे है, मान लो कि मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। मीन सी लेवल से हर पॉइंट की इसकी ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से कैनाल जब भी बनाओगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटूर कैनाल, जिसकी ऊंचाई क्या है, सेम है, एक समान लेवल पे है। अब इसमें दिक्कत यह है, ये केवल इरिगेशन इससे एक साइड में ही कर पाएंगे, पानी केवल एक साइड में ही भेज पाओगे जिधर डाउनवर्ड स्लोप है। ऊपर तो भेजोगे नहीं यार, कैनाल से ऊपर पानी तो चढ़ेगा नहीं इस तरीके से। तो इसमें एक तो ये प्रॉब्लम है कि कॉन्टूर कैनाल में इरिगेशन केवल वन साइड इरिगेशन होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वन साइड इरिगेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
जो भी रिवर फ्लो होगी, जो भी रिवर का पानी ऊपर से आएगा, जैसे रिवर कोई मान लो इधर से फ्लो होती हुई आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सीडी वर्क, सीडी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, सीडी स्ट्रक्चर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क की कॉस्ट आएगी, सीडी वर्क रिक्वायर्ड, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट जो होती है ये कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाओगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो कंटूर कैनाल के ये दो, एक तरह से बोल सकते हो कि स्पेशलिटी है या फिर बोल सकते हो डिमेरिट्स है, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। बस यहाँ पे सेम एलिवेशन पे होगा, कंटूर लाइन के अलॉन्ग होंगे, कंटूर लाइन के पैरेलल होंगे। जो रिवर होगी इसकी जनरली परपेंडिकुलर होती है, फ्लो लाइन या रिवर जो होगी नेचुरल ड्रेन इसके 90 डिग्री पे होगा। अब रिवर इधर से फ्लो करेगी, इधर से मान लो रिवर का पानी इस तरीके से निकल रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, सपोज करो यही रिवर है, रिवर इसके अलॉन्ग फ्लो होगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक इसी तरीके से मे बी रिवर इस तरीके से पास हो सकती है, लेकिन इसी तरीके से मानते हैं हम लोग कि ऊपर से फ्लो हो रही है रिवर नीचे, तो यहाँ पे लगभग 90 डिग्री का एंगल क्रॉस कर रही है, मतलब इसका मतलब। और इसके बाद तीसरा जो होता है वो साइड स्लोप, जो हम लोगों ने लिखा भी था पहले, साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल में तो एक तरह से बोल सकते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तीसरा लिख लीजिए, थर्ड वन इज साइड स्लोप। साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल में क्या होता है, अब साइड स्लोप में कैनाल में जो भी आपके पास हिली एरिया है या कैसा भी एरिया है, तो इसमें जो भी स्लोप के अलॉन्ग कैनाल बनाएंगे, स्लोप कैनाल अगर कैनाल इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसको, इस कैनाल को हम लोग बोलेंगे साइड स्लोप कैनाल। दिस कैनाल इज नोन एज साइड स्लोप। अब साइड स्लोप कैनाल जो होगा, रिवर भी इसी के अलॉन्ग होगी, जो नेचुरल ड्रेन होगा रिवर भी होगी, रिवर भी इसी के अलॉन्ग फ्लो होगी, तो जनरली ये पैरेलल होता है रिवर के। लेकिन जो कंटूर कैनाल बनाया था आपने, कंटूर कैनाल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो तो सेम ऊंचाई पे आपने बनाया था, इसके चारों तरफ मान लो इस तरीके से हमने बना दिया, यहाँ पे इसके चारों तरफ कंटूर कैनाल बना दिया इस तरीके से, ये कंटूर कैनाल था सेम एलिवेशन पे। तो कंटूर कैनाल और साइड स्लोप कैनाल की अगर बात करें, साइड स्लोप कैनाल यहाँ से इस तरीके से पास होगा, तो साइड स्लोप कैनाल में और कंटूर कैनाल में अगर बात करें तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल दिखाई देता है। ये साइड स्लोप कैनाल है, रिवर इसके पैरेलल है, रिवर जो होगी नेचुरल ड्रेन वो इसके पैरेलल रहेगी, ठीक। तो रिवर इसके पैरेलल होगी, लेकिन 90 डिग्री कंटूर कैनाल से होगा। कंटूर कैनाल जो इस तरह से पास हो रहा है, ये कंटूर कैनाल से 90 डिग्री पे होगा। ये भी इरिगेशन केवल एक ही डायरेक्शन में कर पाएगा, इसी स्लोप के अलॉन्ग कर पाएगा, लेकिन क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइड से पैरेलली रिवर फ्लो हो रहा है, क्रॉस नहीं करेगी जनरली रिवर। कुछ कुछ केसेस में क्रॉस करती भी है, लेकिन जनरली नहीं करती है। तो नो सीडी वर्क लिख लो, नो सीडी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक। अलोंग अलोंग दी स्लोप, स्लोप के अलोंग बनाया जाता है, ठीक, स्लोप के अलोंग बनाया जाएगा एट 90 डिग्री टू किसके, 90 डिग्री पे किसके होगा, कंटूर कैनाल, टू कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल से 90 डिग्री पे होगा ये, राइट। तो ये हमारा है साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल की ये स्पेशलिटी। अब यहाँ से क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं कि कौन सा कैनाल किस टाइप से बनाया जाता है, किसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब आपको सारा आइडिया लग गया है। कॉस्ट की बात करेंगे सबसे ज़्यादा तो किसमें आती है, कंटूर कैनाल में, क्योंकि सीडी वर्क उसमें सबसे ज़्यादा है। सबसे बेटर कौन सा है, तो रिज लाइन कैनाल। क्यों, क्योंकि दोनों साइड उससे इरिगेशन पॉसिबल है, करेक्ट। तो ये कुछ फायदे हैं उसके, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस कैनाल का वाटर जो है, इसको डिजाइनिंग तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस कैनाल का वाटर जब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म
डिफाइन किए गए हैं। उन टर्म्स को हमें समझना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि कौन कौन से टर्म डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया जिसको हम लोग GCA बोलते हैं, लिखिए यहाँ पे ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया डिनोटेड बाय GCA, शॉर्ट में इसको हम लोग GCA बोलते हैं। क्या होता है ये ग्रॉस कमांड एरिया? GCA क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पे जब भी हम इरिगेशन करेंगे, इसको बोलते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया जिसमें हम लोग इरिगेशन बाउंड्री या फिर प्रोजेक्ट है, हमारा इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, सपोज करो यहाँ पे एक एरिया है इतना बड़ा, ठीक है, इसमें हमें इरिगेशन करना है या इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, इस पूरे के पूरे संपूर्ण एरिया को ग्रॉस कमांड एरिया बोलेंगे। इसमें कुछ एरिया ऐसा भी होगा जो इरिगेबल होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इरिगेशन के लायक होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, जो अनइकोनॉमिकल होगा, वहाँ पे इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें इरिगेट करेंगे यहाँ पे, इस पूरे एरिया में हम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको हम लोग पूरे एरिया को, संपूर्ण एरिया को बोलते हैं GCA, ग्रॉस कमांड एरिया। इसमें इरिगेबल नॉन इरिगेबल दोनों एरिया आ जाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, इतना पोर्शन यहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रहा है किसी सीजन में, इतने में ही कल्टीवेशन पॉसिबल है, लेकिन कल्टीवेबल नॉन कल्टीवेबल पूरा का पूरा आपको काउंट करना है। जो कल्टीवेबल एरिया होगा जिसमें फसल की खेती हो सकती है वो एरिया काउंट कर रहे हो, जिसमें नहीं हो सकती वो भी, दोनों एरिया को काउंट कर दिया जाए, तो ये कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेबल दोनों एरिया को मिलाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग GCA, ठीक है। इसमें लिख लीजिए द क्रॉस कमांड एरिया इंक्लूड्स, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये पूछा भी जाता है, द ग्रॉस कमांड एरिया इंक्लूड कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेबल एरिया बोथ। तो इसमें दोनों भी आ रहा है, एक मान लो कल्टीवेबल पोर्शन है जिसमें कल्टीवेशन हो सकता है, और एक नॉन कल्टीवेबल है, दोनों को काउंट करते हैं हम लोग GCA के अंतर्गत। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म है कल्टीवेबल कमांड एरिया। अब तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि CCA क्या होता है, कृष्ण नहरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया। सेकंड वाला जो होगा, ये तो ग्रॉस कमांड एरिया हो गया, सेकंड वन इज कल्टीवेबल कमांड एरिया। दूसरा लिख लीजिए कल्टीवेबल कमांड एरिया CCA, सुना भी होगा, इसी में फिगर में, एक ही फिगर में दिखा दूंगा, कल्टीवेबल कमांड एरिया। कल्टीवेबल या कल्टरेबल भी बोलते हैं, कल्टीवेबल या कल्टरेबल भी बोलते हैं, कल्टीवेबल कमांड एरिया। अब यहाँ पे समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कल्टीवेबल कमांड एरिया कौन सा एरिया होता है, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब यार कल्टीवेबल कमांड एरिया, जैसे आपके पास टोटल GCA था, ग्रॉस कमांड एरिया, अब इसमें भी जो पोर्शन जिसपे कल्टीवेशन पॉसिबल हो, जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं, जहाँ पे कृषि कर सकते हैं, वो पोर्शन इसका, वो भाग इसका, वो कहला रहा है CCA। इसको हमने बोला CCA। यहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल है, किसी ना किसी सीजन में यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, जैसे मान लो रबी की फसल इतने एरिया में लगा दिया हमने, खरीफ के सीजन में इस एरिया को हमने चुन लिया, इस एरिया में खरीफ की फसल, फिर जायद की फसल इस एरिया में, पेरिनियल क्रॉप इधर लगाई जा रही है, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को लगाया जा रहा है। तो ये GCA टोटल था, GCA था ग्रॉस कमांड एरिया, उसका एक पोर्शन है CCA जिसको हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट इज यूज फॉर कल्टीवेशन पर्पस, तो इसको हमने CCA बोला। ये टोटल का परसेंटेज है जिसमें हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि इसमें भी पूरे के पूरे एरिया को हमेशा इरिगेट नहीं किया जाता है, ये तो वो एरिया है जिसमें कल्टीवेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन टाइप में,
कि पार्ट ऑफ GCA where cultivation is possible. पार्ट ऑफ GCA वेयर कल्टिवेशन इज पॉसिबल। GCA का वो पार्ट जिसमें कल्टिवेशन पॉसिबल है। अब एक टर्म आता है इंटेंसिटी, एक अगला टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। IOI, IOI को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यहां लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, दिस इज डिनोटेड बाय IOI। अब यार देखो, इंटेंसिटी जैसे आपके पास बहुत सारी फसलें हैं, जैसे रबी की फसल है ना, खरीफ की फसल है, अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें लगाई जाती है। अब आपके पास जो ये पोर्शन था CCA वाला, ये टोटल तो था GCA, इसमें मान लो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं इतने पोर्शन पे, और दिस एरिया इज डिनोटेड बाय CCA, कल्टीवेबल कमांड एरिया। लेकिन इस पे भी किसी न किसी सीजन में कुछ फसलें लगाई जाती है। जैसे रबी के सीजन में इस पे पूरी फसल आपने लगा दी, ये रबी की फसल लगा दी आपने, ठीक है। खरीफ के सीजन में आपने मान लिया कि इस पोर्शन में आपने खरीफ की फसल लगा दी, खरीफ। इस तरीके से जायद में अलग एरिया पे लगा दिया, तो ये खरीफ में लगा दिया इस एरिया पे। कॉमन भी आ सकता है क्योंकि रबी की फसल निकल चुकी होगी, तो उसके बाद आपको पूरा ही लैंड अवेलेबल है, लेकिन खरीफ की फसल आपने इतने में लगाया। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है कि रबी, जैसे रबी के सीजन में इंटेंसिटी निकालोगे IOI, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन रबी, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रबी, एरिया ऑफ रबी अपॉन टोटल एरिया CCA इंटू 100। CCA का वो पोर्शन जो उस समय इरिगेट किया जा रहा है, खेती की जा रही है जिसपे, तो रबी का एरिया कर दिया और टोटल CCA अपॉन में टोटल CCA, ठीक है। इसी तरीके से खरीफ के लिए आपको निकालना होगा, तो IOI खरीफ के लिए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ खरीफ अपॉन CCA इंटू 100, यही होगा। इसको हम लोग इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं, CCA का वो पोर्शन जो इरिगेट किया जा रहा है। और एनुअल इंटेंसिटी एक टर्म डिफाइन किया जाता है कि पूरे साल की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पूरे साल की इंटेंसिटी को I से, अगर ईयरली इंटेंसिटी या एनुअल इंटेंसिटी I से डिनोट किए, तो जितनी भी इंटेंसिटी आई है, चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, सबको जोड़ देंगे। जितने भी इंटेंसिटी है उस पूरे के पूरे साल में, सबको ऐड कर दो, तो वो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई 20% आ रहा है, कोई 30% आ रहा है, जैसे ये 20% है, ये 30% है, सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो फाइनल एंड टोटल इंटेंसिटी आपको मिल जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये था इंटेंसिटी। और ये छोटे छोटे जो टर्म्स बताएं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस खूब सारे आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा पूरा का पूरा डिटेल। अब कैनाल की डिजाइनिंग लेसी और कैनेडी थियरी के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लेसी ने कैसे डिजाइन थियरी दी थी, कैनेडी ने क्या क्या दिया था, वो सारा का सारा पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, जो नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो नोट्स वगैरह जरूर बनाइए। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिटेल्ड में अच्छे से सारे सब्जेक्ट को कवर करना है विद इन टाइम, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग महापैक। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, उसी से एक्सेस हो जाएगा। और जिसको भी डिस्काउंट चाहिए होगा, ये कूपन कोड यूज़ करिए Y293। 6 मंथ में अवेलेबल है और 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। तो जितनी भी लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, जो आएंगी क्लासेस, सारे बैचेस इसमें अंदर एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी बैचेस हैं। 6 मंथ वाला लगभग 2900 का होगा, ये 12 मंथ वाला 3500 के आसपास का। ये डिस्काउंट कूपन कोड है, पेमेंट करने से पहले ज़रूर अप्लाई करेंगे। यू विल गेट ऑल द बेनिफिट, सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, जो भी बेनिफिट अवेलेबल होंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में डाउनलोड करके ही ज्वाइन करना है। हाँ, क्लासेस को, टेस्ट सीरीज़ को, इसमें जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको आप लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो और अपने फ़ोन से भी, मोबाइल डिवाइसेस से भी। तो ये दोनों ऑप्शन है।
थैंक यू सो मच गाइज, एंड करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके।